निक मार्शल को महिलाओं से प्यार है, लेकिन अपने अनूठे अंदाज में। वह अपनी शो गर्ल मां के साथ बैकस्टेज चौरस लाइन ड्रेसिंग रूम में बड़ा हुआ, जहां बचपन से ही वह अधनंगी महिलाओं से घिरा रहता था। उसकी मां के लिए उसका बेटा सबसे महत्वपूर्ण था, और वह जल्द ही डांसर्स का लकी चार्म बन गया। बचपन से ही निक को महिलाओं का ढेर सारा ध्यान मिला, जिसने उसे एक बेशर्म लेडीज मैन बना दिया। उसे यकीन है कि वह महिलाओं के बारे में सब कुछ जानता है। हर सुबह उसकी हाउसकीपर, जिसे वह बस बेब कहता है, उसे जगाती है, जबकि गंदे कपड़े, आधी खाली व्हिस्की के ग्लास और बचे हुए स्नैक्स इकट्ठा करती है, जो महिलाओं के कपड़ों के साथ मिलकर वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं। निक कभी 10 बजे से पहले काम पर नहीं पहुंचता। वह एक विज्ञापन कार्यकारी है, सबसे बेहतरीन में से एक, और आज उसका बड़ा दिन होने वाला है। ऑफिस में उसका सहकर्मी मॉर्गन और उसकी वफादार सेक्रेटरीज पहले से ही उसे बधाई दे रही हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि उसे बहुप्रतीक्षित प्रमोशन मिलेगा। निक अपने बॉस डैन वॉनमेकर के ऑफिस में उत्सव मनाने के लिए जाता है, लेकिन प्रमोशन की बजाय डैन उसे एक झटका देता है। अब महिलाएं उपभोक्ता बिक्री में हावी हैं, और इसका मतलब है कि क्रिएटिव डायरेक्टर का पद, जो निक को मिलना चाहिए था, एक महिला को दिया जाएगा। हाल ही में विज्ञापन जगत की शार्क डार्सी मगवायर ने अपनी पिछली नौकरी छोड़ी है, जिससे वह इस पद के लिए सही उम्मीदवार बन गई है। निक को यह बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि वह सही मौके का इंतजार करे, जब वह डार्सी को पीछे छोड़कर उसकी जगह ले सके। इस अप्रिय बातचीत के बाद निक अपनी पूर्व पत्नी झिझी की शादी में जाता है। वहां उसे एक और आश्चर्य मिलता है। झिझियो और उसका नया पति हनीमून पर जा रहे हैं, और इस दौरान निक की 16 साल की बेटी एलेक्स को उसके साथ रहना होगा। उनका रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और दोनों ही इस नए रहने की व्यवस्था से उत्साहित नहीं हैं। ऑफिस लौटने पर डैन टीम को उनकी नई बॉस डार्सी मगवायर से मिलवाता है। डार्सी बिना समय बर्बाद किए नियंत्रण ले लेती है और महिलाओं के उत्पादों से भरे बक्से बांटती है, नेल पॉलिश से लेकर पैंटीहॉज तक। प्रत्येक कर्मचारी को अगली सुबह तक एक या सभी उत्पादों के लिए मार्केटिंग रणनीति तैयार करने का काम सौंपा जाता है। निक, जो सोचता था कि वह महिलाओं को पूरी तरह समझता है, उसे जल्द ही एहसास होता है कि शायद वह उन्हें उतना नहीं जानता। घर पर निक वाइन में डूब जाता है, म्यूजिक चला लेता है और अपने सामने पड़े महिलाओं के उत्पादों को समझने की कोशिश करता है, लेकिन चीजें ठीक नहीं होती। हताश होकर वह अपनी बेटी एलेक्स के बैकपैक में तलाशी लेता है, और उसे टीन गर्ल पॉप गानों से भरी एक सीडी मिलती है, और शराब पीने के बाद वह पूरी तरह से इस प्रयोग में कूद पड़ता है। वह अपने नाक पर पोर क्लींजिंग स्ट्रिप लगाता है, बालों में मूस लगाता है, मस्कारा और नेल पॉलिश लगाता है, और क्योंकि वह पहले ही बहुत आगे बढ़ चुका है, अपने पैर पर वैक्स करने का फैसला करता है। दर्द सहनीय है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। 1, 2, 3 और अंत में वह पैंटीहॉज पहन लेता है। जैसे ही वह ब्रा ट्राई करने वाला होता है, एलेक्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर लौटती है। एक गर्मागर्म बहस छिड़ जाती है। एलेक्स उसे आरोप लगाती है कि वह किसी की परवाह नहीं करता, केवल अपनी, और यह भी कि उसे उसके बॉयफ्रेंड का नाम तक याद नहीं। ये साबित करने के लिए कि वह गलत नहीं है, निक अचानक नाम याद करता है और उसे बताने के लिए दौड़ता है, लेकिन रास्ते में वह बाथ बीड्स के बिखरे कंटेनर पर फिसल जाता है और भरे हुए बाटब में सिर के बल गिर जाता है। इससे भी बुरा, उसके हाथ में पकड़ा हेयर ड्रायर भी पानी में गिर जाता है। बिजली का झटका इतना तेज होता है कि वह बेहोश हो जाता है। सुबह निक को उसकी हाउसकीपर बेब की बड़बड़ाहट की आवाज से होश आता है, लेकिन जब वह उसे शिकायत बंद करने के लिए कहता है, तो बेब कहती है कि उसने तो कुछ कहा ही नहीं। हनी, मेरे लिए थोड़ा बैगेल और क्रीम चीज बना दे, तुम्हें पता है मैं खाली पेट सोच नहीं सकती। निक कहता है, तुमने कहा मैं भूखा हूं, मैं भूखा नहीं हूं। बेब जवाब देती है, किसने कहा तुम भूखे हो। उलझन में लेकिन सुस्त वह काम के लिए निकल पड़ता है। हमेशा की तरह होटल का डोरमैन फ्लो उसे टैक्सी बुलाता है और अपने गंदे मजाक सुनाता है, लेकिन इस बार निक को लगता है कि उसने फ्लो के मुंह खोलने से पहले ही उसका मजाक उसके दिमाग में सुन लिया। वेलकम माई लिटिल स्वीट एज, वह सुनता है। टैक्सी लेने की बजाय वह पैदल चलने का फैसला करता है। जल्द ही वह महिलाओं की भीड़ में होता है, और तभी उसे डरावना एहसास होता है। वह वास्तव में उनकी सोच सुन सकता है। ऑफिस में मानसिक शोर और तेज हो जाता है। उसकी महिला सहकर्मियों की सोच एक अथक सुनामी की तरह उस पर टूट पड़ती है। वह कितना बेवकूफ है, और कोई भी उसकी तारीफ नहीं कर रही। वह जो स्वयं को लेडीज मैन समझता था, उसका वह आत्मविश्वास मिनटों में चकनाचूर हो जाता है। वह एरिन को नोटिस करता है, एक शांत दस्तावेज कुरियर जिसके दिमाग में निराशा भरी है। वह खुद को अदृश्य महसूस करती है, और इससे भी बुरा, वह कुछ खतरनाक सोच रही है। अजीब बात यह है कि केवल उसकी सेक्रेटरीज ही उसे शांति का पल देती है, क्योंकि उनके दिमाग में बिल्कुल कुछ नहीं चल रहा।
घबराकर निक अपने दोस्त मॉर्गन से बात करता है, लेकिन मॉर्गन इसे निक का एक और मजाक समझता है और उसे डार्सी की अगुवाई में होने वाली मीटिंग में खींच ले जाता है। मीटिंग में सभी को महिलाओं के उत्पादों के लिए मार्केटिंग आइडियाज पेश करने हैं। निक अपने पुराने स्टाइल में एक नग्न महिला को झरने के नीचे खड़ा करके लिपस्टिक बेचने का विज्ञापन सुझाता है, लेकिन कोई बोलने से पहले ही वह जान जाता है कि उसकी महिला सहकर्मी इस आइडिया को मानसिक रूप से फाड़ रही है। वह चुप हो जाता है। बचाव के लिए वह एक सहकर्मी की सुनी हुई सोच को उधार लेता है, एक ऐसी महिला जो सिर दर्द की गोली इसलिए लेती है ताकि उसे अपने पति के साथ सोना ना पड़े। यह आइडिया उसे दिलचस्प लगता है और वह इसे ग्रुप में पेश करता है। डार्सी इसकी रचनात्मकता की तारीफ करती है, लेकिन ज्यादा प्रभावित नहीं लगती। निक का दिमाग महिलाओं की सोच के लगातार बाट से ओवरड्राइव में है। वह ठीक से सोच नहीं पाता, ध्यान नहीं दे पाता और निश्चित रूप से आराम नहीं कर पाता। शांति की तलाश में वह घर लौटता है और तुरंत एलेक्स की रात बर्बाद कर देता है, उसके प्रॉम डेट को बाहर निकालकर। फिर वह वही हास्यास्पद सेल्फ केयर रूटीन दोहराता है, फेस स्ट्रिप्स, मूज, पैंटीहॉज, सब कुछ। लेकिन इस बार वह एक कदम आगे बढ़ता है। हेयर ड्रायर लेकर वह तूफान के दौरान बालकनी पर जाता है, उम्मीद करता है कि बिजली का एक करारा झटका उसकी इस नई क्षमता को खत्म कर देगा, और ब्रह्मांड उसे निराश नहीं करता। एक बिजली की चमक हेयर ड्रायर को झपकती करती है और निक बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ता है। अगली सुबह वह उम्मीद के साथ उठता है, लेकिन समस्या यह है कि वह यह टेस्ट नहीं कर सकता कि उसकी क्षमता गई या नहीं, क्योंकि इतिहास में पहली बार आसपास एक भी महिला नहीं है, न बेब न फ्लो, कोई नहीं। यह पता लगाने के लिए वह नजदीकी सुपरमार्केट जाता है, जहां ढेर सारी महिलाएं हैं। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, उनकी सोच उसे फिर से घेर लेती है। क्षमता अभी भी है। घबराकर वह अपने पुराने कपल्स थेरेपिस्ट के पास जाता है, जिसे वह और उसकी पूर्व पत्नी जीजी देखा करते थे। कुछ अजीब लेकिन प्रभावी तरकीबों से वह उसे साबित करता है कि वह वाकई महिलाओं की सोच सुन सकता है। थेरेपिस्ट घबराने की बजाय उसे एक हैरान करने वाला खुलासा करती है। ये कोई अभिशाप नहीं है, ये एक सुपर पावर है। महिलाओं की सोच सुनने की क्षमता के साथ निक उन्हें प्रभावित कर सकता है, हेरफेर कर सकता है और वही पा सकता है जो वह चाहता है। निक को यह दोबारा सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया तुम्हारी हो सकती है, थेरेपिस्ट कहती है। वह तुरंत इस सलाह का इस्तेमाल करता है और उसका पहला निशाना है लोला, वह बरिस्ता जो हमेशा उसका आकर्षण ठुकराती रही। लोला चुपके से निक के लिए पागल है, लेकिन उसे एक असंभव मामला मान चुकी है। अब उसकी सोच की थोड़ी सी जानकारी के साथ निक बिल्कुल सही बातें कहता है और लोला डेट के लिए हाँ कह देती है। ऑफिस में वह एक के बाद एक महिला सहकर्मी पर अपना जादू चलाता है। जो महिलाएं पहले उसे नजरअंदाज करती थीं, अब वे उस पर फिदा हैं। एक तो सोचती भी है, वाह, मुझे हमेशा क्यों लगता है कि वह मुझे चेकआउट कर रहा है। यह नया ध्यान उसे रोमांचित करता है। अपने बढ़ते आत्मविश्वास के साथ निक असली चुनौती पर ध्यान देता है, डार्सी। वह उसे कंपनी से बाहर करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उसकी निजी सोच से उसे पता चलता है कि नाइक एक नई विज्ञापन एजेंसी की तलाश में है। ये एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है और निक इसे अपने लिए चाहता है। डार्सी उसे चेतावनी देती है कि नाइक का फोकस महिलाओं के परिधान पर है और पिच परफेक्ट होनी चाहिए। उन्हें एक महिला की तरह सोचना होगा। अपनी नई क्षमता पर भरोसा करते हुए निक उसे आश्वासन देता है कि वह इसे संभाल लेगा। जैसे जैसे वे आइडियाज पर मंथन करते हैं, निक उसकी सोच सुनता है और उन्हें बोलने से पहले ही बोल देता है। डार्सी प्रभावित होती है। घर पर एलेक्स और उसके दोस्त निक की मौजूदगी से खुश नहीं हैं, लेकिन वह जल्दी ही माहौल बदल देता है, एलेक्स को प्रॉम ड्रेस के लिए शॉपिंग ले जाने का वादा करके। उसी शाम निक लोला के साथ डेट पर जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा है जब तक कि वे लोला के घर नहीं पहुंचते। समस्या यह है कि वह लोला की हर सोच सुन सकता है और चाहे वह कितनी भी आकर्षक हो, उसका दिमाग इतनी तेजी से चल रहा है कि निक का ध्यान भटक जाता है। लेकिन निक चुनौती से पीछे हटने वाला नहीं है। वह लोला की सोच सुनता है और उसी के अनुसार सब कुछ करता है। नतीजा, पूर्ण संतुष्टि। लोला अवाक रह जाती है और पहली बार निक को यह अनुभव होता है कि एक महिला को वास्तव में खुश करना कैसा होता है। नाइक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए दृढ़, निक हर जगह अपनी क्षमता का उपयोग करता है। महिलाओं की गहरी इच्छाओं को समझकर अपनी रणनीति को और बेहतर करता है। यहाँ तक कि जो सहकर्मी पहले उसकी आंखें फेर लेती थीं, अब वे पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हैं। लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित होता है। डार्सी के साथ मिलकर काम करते हुए निक उसकी तारीफ करने लगता है। वह तेज, रचनात्मक और अपने काम में अविश्वसनीय रूप से अच्छी है। उसकी सोच चुराने की बजाय वह उन्हें तारीफ देता है, उन पर आधारित विचार जोड़ता है और एक असली पार्टनर की तरह काम करता है। उनकी साझेदारी कुछ बेहतरीन आइडियाज पैदा करती है जो एजेंसी ने पहले कभी नहीं देखे। डार्सी भी निक को एक नए नजरिए से देखने लगती है। निक और डार्सी काम के बाद ज्यादा समय साथ बिताने लगते हैं। उनकी बातचीत सहज और आसान होती है।
निक का अपनी बेटी एलेक्स के साथ रिश्ता भी सुधर रहा है। वह उसे प्रॉम ड्रेस के लिए शॉपिंग ले जाता है और एक पिता की भूमिका को पूरी तरह से अपनाता है। लेकिन ड्रेस चुनते समय वह एलेक्स की एक ऐसी सोच सुनता है जो उसका दिल तोड़ देती है। एलेक्स ने फैसला किया है कि वह प्रॉम के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोएगी। एक जिम्मेदार पिता बनने के लिए दृढ़ निक उससे इस बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स, जो पहले ही अपनी मां से सब कुछ सुन चुकी है, उसे तुरंत खारिज कर देती है। वह नहीं चाहती कि निक अचानक देखभाल करने वाले पिता की भूमिका निभाए। हताश निक उस रात टीवी के सामने उदास बैठा रहता है। तभी डार्सी का फोन आता है और आवेग में वह उसे ड्रिंक्स के लिए बुलाता है। कॉकटेल के दौरान डार्सी अपने तलाक के बारे में खुलती है, बताती है कि यही कारण था कि उसने अपनी पिछली नौकरी छोड़ी थी। वह और उसका पूर्व पति एक ही जगह काम करते थे और तलाक के बाद वहां रहना असहनीय हो गया था। रात एक अच्छे नोट पर खत्म होती है, एक चुंबन के साथ, लेकिन डार्सी ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए निक को अपने घर बुलाने की सोची, जिसे निक अनजाने में काट देता है। घर लौटने पर निक को एक अप्रत्याशित मेहमान मिलता है, लोला। 6 दिन से वह बेचैन थी, निक के कॉल का इंतजार कर रही थी। उलझन और परेशान वह इस नतीजे पर पहुंचती है कि निक समलैंगिक है। तुम मुझसे एक महिला की तरह बात करते हो, एक महिला की तरह सोचते हो। निक, मान लो तुम पूरी तरह समलैंगिक हो। उसके दिमाग में यह एकमात्र तर्कसंगत स्पष्टीकरण है। निक स्थिति से आसानी से निकलने का रास्ता देखकर उसकी धारणा को स्वीकार कर लेता है और लोला संतुष्ट होकर चली जाती है। ऑफिस में निक फिर से एरिन की सोच सुनता है। वह अभी भी खुद को अदृश्य महसूस करती है। उत्सुकता में वह सेक्रेटरीज से उसके बारे में पूछता है और पता चलता है कि एरिन ने कभी कॉपीराइटर बनने का सपना देखा था। उसने कंपनी में इसके लिए आवेदन भी किया था, लेकिन निक ने बिना सोचे समझे उसका आवेदन खारिज कर दिया था। उसी दिन बहुप्रतीक्षित नाइक प्रेजेंटेशन होती है। डार्सी जोर देती है कि निक को इसे पेश करना चाहिए, भले ही वह कहता है कि ज्यादातर आइडियाज उसके थे। डार्सी उसकी क्षमता पर भरोसा करती है। प्रेजेंटेशन शानदार रहती है और नाइक प्रभावित होता है। लेकिन उस रात अपराध बोध निक को भारी पड़ता है। वह डार्सी को एक मैसेज लिखना शुरू करता है, ये कबूल करने के लिए कि उसने उसके आइडियाज चुराए थे। लेकिन इससे पहले कि वह इसे भेज पाए, डार्सी उसके दरवाजे पर आती है और उसे अपने नए अपार्टमेंट में आमंत्रित करती है। वे रात साथ बिताते हैं और करीब आते हैं। अगली सुबह जीत का एहसास लिए निक ऑफिस पहुंचता है, लेकिन उसे एक अप्रत्याशित खबर से झटका लगता है। नाइक ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हामी भरी है, लेकिन डैन ने डार्सी को निकाल दिया है। हैरान निक तर्क देता है कि कैंपेन की सफलता डार्सी की वजह से थी, लेकिन डैन टस से मस नहीं होता। सब कुछ ठीक करने के लिए दृढ़ निक डार्सी को सच्चाई बताने के लिए दौड़ता है, लेकिन रास्ते में एक और संकट सामने आता है। एरिन काम पर नहीं आई थी और उसका कोई अता पता नहीं था। एक बुरा अंदेशा उसे सताने लगता है। वह तुरंत एरिन के अपार्टमेंट की ओर भागता है। चाइना टाउन की अपरिचित गलियां भूल भुलैया जैसी लगती हैं, लेकिन एक दयालु बुजुर्ग चीनी महिला उसे रास्ता दिखाती है। तभी पास के ट्रांसफार्मर पर बिजली गिरती है और तारों से चिंगारियां निकलती हैं। उसी पल निक के अंदर कुछ बदल जाता है। वह इसे समझा नहीं सकता, लेकिन कुछ अलग है। एरिन के अपार्टमेंट पहुंचकर वह दरवाजा थोड़ा खुला पाता है। अंदर कदम रखते ही उसकी नजर एक खाली गोली की बोतल और एक अलविदा नोट पर पड़ती है। उसका पेट मरोड़ उठता है, लेकिन तभी एरिन अचानक पीछे से टेनिस रैकेट लिए प्रकट होती है, अनजान घुसपैठिए से बचने के लिए तैयार। कुछ बातचीत के बाद निक को एक हैरान करने वाला एहसास होता है, उसकी क्षमता चली गई है। महिलाओं की सोच का लगातार बाढ़ अब रुक गई है। पहली बार चारों ओर सन्नाटा है। इन असामान्य परिस्थितियों के बावजूद वह समय बर्बाद नहीं करता। वह एरिन को बताता है कि वह उसे कॉपीराइटर के रूप में नियुक्त करना चाहता है। उसे वह मौका देना चाहता है जो पहले उससे छीन लिया गया था। एरिन हैरान लेकिन आभारी सहमत हो जाती है। बाकी दिन निक डार्सी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी असिस्टेंट तानिया हर कॉल को रोक देती है। इस बीच उसकी पूर्व पत्नी जीजी फोन करके बताती है कि एलेक्स पूरी रात रो रही थी और उसने उसे कई बार फोन किया। बिना देर किए निक एलेक्स के प्रॉम पर पहुंचता है। वहां के एलेक्स बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है और बाहर आने से इनकार करती है। उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ न सोने का फैसला किया था और उसने उसे तुरंत डंप कर दिया। दिल टूटा और अपमानित वह गायब होना चाहती थी। निक अपनी बेटी के लिए मौजूद रहने के लिए दृढ़ उसे आश्वस्त करता है कि उसने सही फैसला किया। उसे शांत करने के बाद वह उसे घर ले जाता है, जहां वह थककर बिस्तर पर लेट जाती है। लेकिन निक सो नहीं पाता। उसका दिमाग बार बार डार्सी की ओर जाता है। उसे सब कुछ ठीक करना था। आधी रात को वह खुद को डार्सी के अपार्टमेंट के बाहर खड़ा पाता है। जब डार्सी दरवाजा खोलती है, वह पीछे नहीं हटता। वह सब कुछ कबूल करता है। कैसे उसने उसके आइडियाज चुराए, कैसे उसने उसे कंपनी से बाहर करने की कोशिश की और कैसे इस सब के बीच उसे डार्सी से प्यार हो गया। निक वह आदमी नहीं था जो अपनी गलतियां स्वीकार करता,
लेकिन वहां वह खड़ा था, अपने दिल को उसके सामने रखकर उससे न सिर्फ कंपनी में वापस आने बल्कि उसके पास आने की गुजारिश करता था। डार्सी उसकी आंखों में ईमानदारी देखती है। उसे एहसास होता है कि पहली बार निक चालाकी से बचने की कोशिश नहीं कर रहा। वह बदल गया था और शायद पहली बार उसे किसी और से ज्यादा बचाने की जरूरत थी। ये जानते हुए कि वह भी उससे प्यार करती है, उसने उसे माफ करने का फैसला किया। जैसे ही वह उसे चुंबन के लिए खींचती है, निक बिना हिचकिचाहट के जवाब देता है, उस पल को सील करते हुए जो लंबे समय से बन रहा था।